तो हम विजन टेस्ट 2025 का टेस्ट नंबर 7 जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। 11 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि संगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दूसरा, इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है। तीसरा, भारत में पहली कृषि संगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो प्रथम कृषि संगणना जो होती है 1976 में की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका आंसर देख लेते हैं। 11 का आंसर बी हो जाएगा कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत में कृषि संगणना आयोजित की जाती है, इसलिए पहला वाला जो है सही है। और ये 5 वर्ष के अंतराल पर ही होती है, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से आयोजित की जाती है। दूसरा है, कृषि संगणना को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की ही योजना है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। और भारत की पहली कृषि संगणना जो है 1970-71 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। तो कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा उपरोक्त में से कितने भुगतान संतुलन में निवल गैर उपदान आय का निर्माण करते हैं? शिपिंग सेवाओं से अर्जित आय, पर्यटन से अर्जित आय और बैंकिंग सेवाओं से अर्जित आय। तो देखो इसमें 12 नंबर के क्वेश्चन में ये जो भुगतान संतुलन से क्वेश्चन पूछा है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? एक निश्चित अवधि में किसी देश के विश्व के बाकी हिस्सों के साथ किए गए जो आर्थिक लेन देन का व्यापक रिकॉर्ड होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं। चालू खाता में ही आता है आपका फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम, उपादान आय और गैर उपादान आय, और गैर निवल जो इसमें गैर निवल उपादान में आता है। सबसे पहले उपादान आय के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले चालू खाता ही पढ़ते हैं। इस खाते में किसी देश की वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार, निवल आय और एक तरफा हस्तांतरण को दर्ज किया जाता है। निवल आय का जैसे उपदान आय किसे करते हैं? यह उत्पादन के ऐसे उपदान जैसे भूमि, श्रम, पूंजी पर अर्जित आय को संदर्भित करता है जो निवासियों के स्वामित्व में होते हैं। इसमें निवासियों को स्वामित्व होता है और लेकिन उन्हें विदेशों में उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरणों में देखें, घरेलू कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ। जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं कि विदेशी सहायक कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ, घरेलू निवासियों द्वारा धारित विदेशी बॉन्ड पर अर्जित ब्याज। अगर विदेशी बॉन्ड हम लोग खरीद लिए हैं और उस पर अर्जित जो ब्याज हो रहा है वो भी उपदान आय है। और विदेश में कार्यरत जो घरेलू श्रमिक हैं वो प्रेषण भेजते हैं, वो भी उपदान आय है। तो भूमि, श्रम, पूंजी ये सब। और गैर उपदान आय में क्या होता है कि इसमें अमूर्त संपत्तियां होती हैं, उसके स्वामित्व या से ऐसी सेवाएं प्रदान करने से अर्जित आय शामिल है, जैसे जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन संबंधित नहीं होती हैं। जैसे इसमें देखा जाएगा क्या, उसके बाद निवल गैर उपादान आय है। निवल गैर उपादान आय में क्या होता है कि विदेशी निवासियों को गैर उपादान सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त आय उनको और समान सेवा विदेशी निवासियों को भुगतान की आय के बीच का अंतर होता है निवल गैर उपादान आय। जैसे अगर हम शिपिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय है तो ये अमूर्त है। जैसे गैर उपादान आय है ना, तो अमूर्त होनी चाहिए। अमूर्त माने कि जो प्रत्यक्ष ना हो। जब कोई घरेलू शिपिंग कंपनी विदेशी ग्राहकों के लिए माल का परिवहन करती है तो माल जो है अर्जित आय का संबंध माल की भौतिक आवाजाही से नहीं होता है, बल्कि ये जहाँ पर मतलब बिकता है, जहाँ सेवा देता है वहाँ से राजस्व अर्जित होता है। तो इसलिए इस एक गैर उपादान आय में आता है। पर्यटन से अर्जित लाभ जो होता है, किसी देश में पैसा खर्च करने वाले विदेशी पर्यटक उस देश के व्यवसायों के लिए आय उत्पन्न करते हैं। ये आय प्रत्यक्ष रूप से माल के आयात और निर्यात संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यटकों के प्रदान की जाने वाली एक सेवा से संबंधित है, तो ये भी अमूर्त है। तो इसलिए पर्यटन से अर्जित निवल आय एक उपादान आय है। बैंकिंग सेवाओं से अर्जित निवल व्यय, तो ये भी सेवा है एक तरह से, तो ये भी जो है। हाँ देखो, ये सब तीनों चीज़ें तो हैं, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बीओपी के बारे में। चालू खाता। चालू खाता में क्या क्या आता है? जैसे वस्तुओं से व्यापार, जैसे वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, ये सब चालू खाता में आते हैं। सेवाओं का व्यापार भी चालू खाता में। अंतरण भुगतान, अंतरण भुगतान में उपहार, प्रेषित धन या अनुदान ये चालू खाता में आती है। अब देखो, जो सेवाओं का व्यापार है वो निवल उपादान आय और निवल गैर उपादान आय। वो निवल उपादान आय में क्या, निवल निवेश आय होता है और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति में निवल आय। और निवल गैर उपादान है जो अमूर्त होते हैं, जैसे जहाज रानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये सब सेवाएं जो होती हैं वो निवल गैर उपादान आय में। तो उपादान आय और गैर उपादान आय, उपादान आय जो होती है प्रत्यक्ष होती है और गैर उपादान आय जो होती है वो सेवाओं के रूप में होती है। बाकी पूंजी खाता में क्या क्या आता है? निवेश,
विदेशी ऋण और विदेशी सहायता। जैसे ऑप्शन में दे देगा कि उपहार क्या है, उपहार एक चालू खाता में, चालू खाता में भी क्या है, अंतरण भुगतान है, प्रेषित धन भी अंतरण भुगतान है। और सेवाओं में व्यापार, एक तो प्रत्यक्ष सेवा, एक अप्रत्यक्ष सेवा मूर्त। सेवाओं में पर जैसे निवल उपादान है, इसे निवल निवेशाय होता है। ऐसे ही पूंजी खाता में भी क्या आता है, निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता। अगर कोई विदेशी सहायता कर रहे हैं तो पूंजी खाता में आएगा उधर सरकारी सहायता, अंतर सरकारी, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण। विदेशी ऋण में क्या आएगा, विदेशी व्यापारिक ऋण, अल्पकालिक ऋण। निवेश में प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी पूंजी, पूर्ण निवेशित एफडीआई और एफआईआई पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी फंड, ये सब जो होते हैं पूंजी खाता में आते हैं। बाकी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशियाई अवसंरचना बैंक के बारे में, निवेश बैंक के बारे में, AIIB के बारे में पूछ रहा है। इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में, विकल्प के रूप में नहीं बल्कि विश्व बैंक को सहायता देने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार विमर्श में इसे अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, तो ये भी सही है। तो 13 का बी आंसर सही हो जाएगा। एशियाई अवसंरचना बैंक निवेश एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका परिचालन वर्ष 2016 में और मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है। और इसमें जो है विश्व भर में इसके 109 सदस्य हैं और इसकी सदस्यता संप्रभु और गैर संप्रभु दोनों संस्थाओं के लिए खुली है। और क्या है इसमें कुछ और चीज़ें जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में काम करता है। और 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक सामाजिक परिषद दोनों में किए जाने वाले विचार विमर्श में AIIB को अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। और पहला क्यों नहीं सही है, क्योंकि विश्व बैंक का समूह का एक प्रमुख अंग है, ना कि इसका विकल्प है, तो इसलिए जो है पहला विकल्प नहीं होगा बल्कि उसका अंग होगा। और दूसरा तीसरा सही हो जाएंगे, तो केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP, सकल घरेलू उत्पाद में से विदेश में से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर प्राप्त होता है। GDP में से नहीं, GDP में से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर प्राप्त होता है। और दूसरा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, NNP जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त होता है। तो 14 का बी आंसर सही है, क्योंकि जो विदेशी प्राप्त निवल कारक आय होता है उसको हम जोड़ते हैं GDP में, तो हमारा GNP मिलता है, ना कि घटाते हैं। और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होता है, जब शेष विश्व में नियोजित उत्पादन घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, उसे कहते हैं विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। और जो हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन, माने हम कहीं किसी देश में उत्पादन कर रहे हैं और कोई देश हमारे में उत्पादन कर रहा है, इन दोनों का अंतर जो होता है उसको जोड़ते हैं GDP में, तो GNP प्राप्त होता है। बाकी निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP क्या होता है, जब हम GDP में से मूल्यह्रास घटाते हैं। मूल्यह्रास क्या होता है, काम करते समय जो टूट फूट होती है ना मशीनों की, या जो भी हमारी पूंजी है उसमें कोई टूट फूट होती है तो उसको मूल्यह्रास कहते हैं। तो ये हो गया, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि हम इसको जोड़ते हैं ना कि घटाते हैं। तो पहला गलत और दूसरा सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में पूछा है। MSP का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात बिक्री को रोकना है। दूसरा, MSP भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए दिया जाने वाला कानूनी रूप से गारंटीकृत, देखो कानूनी रूप से तो गारंटीकृत नहीं है, मतलब MSP है किसानों के लिए लेकिन कानूनी रूप नहीं दिया गया, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। पहला, MSP का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात बिक्री को रोकना है। सही बात है, आपात में वो बिक्री ना कर बैठे, उसको रोकना है कम दाम में। तो 15 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, बाकी और चीज़ें कुछ अगर देखने वाली हैं तो इसमें हम देख लेते हैं 15 का। देखो 22 फसलों पर MSP दी गई है। अब देखो खरीफ फसलें, तो क्या धान पूछेगा, नहीं, ज्वार पूछ सकता है, बाजरा, मक्का, रागी, तूर को अरहर भी बोलते हैं, खरीफ फसलें हैं। मूंग भी पूछ सकता है, खरीफ की फसलें, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, ये सब खरीफ फसलें हैं। सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास, ये सब खरीफ फसलें। रबी फसलों में गेहूँ, जौ, चना नहीं पूछेगा, बाकी मसूर पूछ सकता है। रबी फसलें रेपसीड और सरसों भी नहीं पूछेगा, क्योंकि हमको पता है सरसों गेहूँ में बोया जाता है, तो गेहूँ के साथ रबी हो गया। कुसुम पूछ सकता है, कुसुम सरसों, सरसों से कुसुम याद कर लेना, कुसुम सरसों। वाणिज्यिक फसलें जूट, खोपरा, गन्ना। गन्ना के लिए FRP होता है, यहाँ पे FRP नहीं दिया है। बाकी MSP किसी कानून का हिस्सा नहीं है, तो सही है, और कोई गारंटी वारंटी नहीं देता है। 15 का ए हो जाएगा। फिर है 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संगठन राष्ट्रीय लेखा प्रणाली SNE जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्रियाकलापों को मापन को संकलित करने के लिए किया जाता है, के विकास में संयुक्त रूप से शामिल है। ये संयुक्त राष्ट्र है।
देखो अक्सर क्या होता है, बड़े वाले ऑप्शन को देख के आप टिक लगा देते हैं, लेकिन देखो याद करना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित राष्ट्रीय लेखा प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, SNA, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स किसके द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ये SNA राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 में आई थी, और जो है किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? सरकार और निजी क्षेत्र के विश्लेषकों, नीति निर्माताओं और निर्णय निर्माताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक लेखाओं का एक सेट होता है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है? देखो पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जब जीडीपी की गणना करते हैं तो ग्रीन जीडीपी होती है। 17 का डी भी है। क्या इसमें ग्रीन जीडीपी के कोई आंसर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं? 18 का सी ग्रीन जीडीपी। जॉब्स, देखो विश्व बैंक ने जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट नामक रिपोर्ट जारी की है। तो जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट ये किसने जारी की है? हाँ ग्रीन जीडीपी, तो यहाँ ग्रीन जीडीपी क्या है? राष्ट्रीय लेखा प्रणाली किसी समय के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और धन के संचय। बाकी ग्रीन जीडीपी में कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन तो हमने पहले ही देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। 18 नंबर का कह रहा है कि जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ, विश्व बैंक के द्वारा जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहे। क्यों? जनसंख्या बहुत है लेकिन लाभ नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी है, तो करेक्ट है। गैर कृषिगत क्षेत्रों में धीमी रोजगार पद्धतियाँ हैं, ये भी सही है। इस क्षेत्र का रोजगार अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, ये भी सही है। जनसांख्यिकीय लाभांश की संख्या डबल जो केवल 2025 तक मौजूद रहेगी। केवल लग गया वैसे भी गलत हो जाएगा, मतलब ये ट्रिक है, मतलब हम हमेशा तो गलत नहीं होता है लेकिन गलत हो सकता है। केवल लगा गलत, लेकिन 2035 में 2047 की 45 शायद है। एक बार देख लेते हैं। 18 का सी जो है अब पूछेगा कि कौन जारी किया था, तो विश्व बैंक। बाकी 2018 से 2055 तक का, सॉरी 2055 तक का है कि 37 वर्षों की अवधि जनसंख्यिकीय लाभांश वाली अवधि होगी। बाकी और कुछ इसमें है, जॉबलेस ग्रोथ, ये सब तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 का क्वेश्चन है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जब कंपनी सबसे सर्वप्रथम बॉन्ड लेके आती है, मतलब कुछ शेयर लेके आती है, फिर शेयर के बाद दूसरी शेयर जारी करती है, उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नए शेयर का निर्गमन, एक बार कर दिए फिर से नया शेयर कर रही है तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं उसको। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? किसी विशिष्ट समूह को नए शेयरों की बड़ी मात्रा में आवंटन की प्रक्रिया प्रेफरेंशियल है, विशेष है। राइट्स इशू क्या होती है? मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को उनकी मौजूद शेयरधारिता के अनुपात में शेयरों का निर्गमन, ये राइट्स इशू कहते हैं। सभी तीनों इसके जो है करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें कुछ नया है कि नहीं? FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है। हाँ, जब किसी कंपनी द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये सब चीज़ें हैं। बाकी अधिमानी निर्गमन ना तो सार्वजनिक निर्गमन है ना ही राइट्स इशू। ये क्या है? दूसरा विषय इसमें मिली थी। तीसरा विषय राइट्स इशू क्या होता है? जब मौजूदा शेयरधारकों को उनकी मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में शेयरों का निर्गमन होता है। तो ये तीनों सही हैं। तो इसके लिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं डायरेक्ट। कितने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होंगे? मुद्रास्फीति, महंगाई कब नियंत्रित होगी? जब RBI द्वारा रेपो दर में वृद्धि होगी। रेपो दर बढ़ा देगा तो ब्याज ऋण नहीं लेगा कोई, जब कोई ऋण नहीं लेगा तो पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इसलिए नियंत्रित हो सकती है। प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी, प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि करना पड़ेगा। वृद्धि करेंगे तभी ना लोग पैसा ज़्यादा बैंक में जमा, मतलब आपके पास जमा करेंगे कर के रूप में। तो जब जमा करेंगे तो उनके पास पैसा कम होगा तो मुद्रास्फीति कम होगी। तो कमी नहीं बल्कि वृद्धि किया जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। कृषि फसलों जैसे मदों के निर्यात में कमी, कृषि फसलों जैसी मदों के निर्यात में कमी, अगर निर्यात में कमी कर देंगे तो क्या मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी? इसको देख लेते हैं 20वां का, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। 19 नंबर और 20 का सी नंबर, 20 का बी है, मतलब 20 का सी कथन है और बी आंसर है, मतलब केवल दो, केवल दो। तो ये भी जो है निर्यात में अगर हम कमी करेंगे तो भी हमारी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए RBI द्वारा रेपो दर में वृद्धि जो है, RBI द्वारा रेपो दर में वृद्धि
ये जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगी, प्रत्यक्ष करों की वृद्धि नियंत्रित करेगी और कृषि फसलों का उत्पादन, निर्यात में कमी। तो 20 का देख लेते हैं आंसर। रेपो दर में वृद्धि करने से ऋण महंगा हो जाएगा, वो सब सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ, आप लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा सही नहीं है क्योंकि हम प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करेंगे तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, अप्रत्यक्ष करों में कमी करेंगे तो भी। अप्रत्यक्ष करों में कमी करने के लिए कमी करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देख लेना, अप्रत्यक्ष करों में कमी से ही मुद्रास्फीति कम होगी। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है, ये सब फालतू चीज़ें नहीं रखी हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में लिख कर रहा है, भारत में बीमा पैठ की दर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है। भारत में बीमा पैठ की दर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 51% है। भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपये से अधिक है। तो देखिए तीनों गलत हैं। कैसे गलत हैं आप दिखाता हूँ, आइए। देखो पहली बात तो जो हमारा भारत का बीमा घनत्व 2021 में बढ़कर $91 हो गया था 2001 से, इसलिए 3 सही नहीं है क्योंकि वहाँ तो 20,000 लिखा है और है यहाँ पे 7559। अब मान लीजिए $11.1 हो जाएगा, मतलब 2000 सॉरी $91, तो 7579 हो गया, 20,000 कहाँ है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 2022-23 में $92 हो गया, तो 80 रुपये और जोड़ दो, 10,000 के लगभग। और बीमा पैठ दर निरंतर वृद्धि हो रही है, गलत है क्योंकि निरंतर कैसे वृद्धि होगी, निरंतर नहीं होती है, बल्कि पहले देखो सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% 2021 में और 2000 में 2.7%। और कह रहा हूँ यहाँ पे निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन वहाँ क्या कह रहा था कि निरंतर वृद्धि कहाँ गई जी, कह रहा भारत में बीमा पैठ की दर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है। 10% कहाँ है भाई, यहाँ जो है 2.7 4.2, इतना ही कम प्रतिशत है। बाकी जो एफडीआई की सीमा है बीमा क्षेत्र में 74% कर दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है 51%। और 20,000 जो लिखा है यहाँ पे वो भी गलत है क्योंकि हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तीनों बीमा क्षेत्र के उसमें गलत हो जाएंगे। क्या बीमा क्षेत्र के बारे में और कुछ दिया हुआ है। भारतीय बीमा उद्योग ने पिछले 2 दशकों में निजी क्षेत्र की भागीदारी और वितरण क्षमताओं के सुधार के साथ साथ परिचालन, ये तो वैसे नॉर्मल चीज़ है। 22 नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक के बारे में, विश्व बैंक समूह के बारे में। कह रहा है विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना अनिवार्य है। क्या ऐसा ही है, तो गलत लग रहा है, ऐसे गलत क्वेश्चन गलत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक IBRD विश्व के सबसे गरीब देशों को, ये भी गरीब देशों को IFC देती है। भारत विश्व बैंक समूह की सभी 5 संस्थाओं का सदस्य है। ICSID का सदस्य नहीं है। ICSID का फुल फॉर्म तक नहीं पता है, लेकिन वो जो है क्या विवाद का कोई है वही। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में बैटन वुड्स सम्मेलन में IMF और गेट के साथ की गई थी। और इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, केवल ये वाला देखते हैं ब्लैक हेडिंग वाला। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना अनिवार्य है। ओहो, अनिवार्य है भाई, पहले IMF का सदस्य बनो तब विश्व बैंक का सदस्य बनो। चलो ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। बाकी विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 संस्थान शामिल हैं। कौन से। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल क्या है, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट संघ क्या है, एशिया अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एजेंसी, कुछ भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मेगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र ICSID का सदस्य तो भारत नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय IBRD का काम क्या है, यह मध्यम आय वाले, गरीब किंतु बेहतर साख वाले देशों को सहायता प्रदान करता है। जो मध्यम आय वाले हैं और गरीब हैं लेकिन बेहतर साख वाले हैं। WBG के अन्य 4 सहयोगी संस्थाओं को सदस्यता प्राप्त करने से पहले इस सबको IBRD का सदस्य होना होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ क्या काम करता है, IDA यही करता है विश्व के सबसे गरीब देशों को ऋण प्रदान, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और ऋण क्रेडिट के रूप में प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या करता है, यह विदेशी और स्थानीय दोनों निवेशकों द्वारा निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। मिगा क्या करता है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी, मतलब निवेश करने के लिए गारंटी देता है कि चलो ठीक है निवेश करो भाई, आप गारंटी हम ले रहे हैं, कुछ बिना बना बिगड़ा। निवेश विवाद निपटान केंद्र, इसमें क्या होता था कि भारत ने क्यों इसका सदस्यता किया, क्योंकि इसमें संप्रभुता पे इसकी दिक्कत हो रही थी भारत के। यहाँ कहीं लिखा है कि भारत के संप्रभु अधिकार को विनियमित कर सकता था अगर ICSD में अगर कर देंगे हस्ताक्षर, तो विदेशी निवेशक जो होंगे
वो सदस्य बन जाएंगे तो विदेशी निवेशक भारत के संपर्कों के साथ खेल सकते हैं, संप्रभुता के साथ, इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया, ये रीजन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार कीजिए। संकुचनकारी ने पैसा को कम करना, क्या क्या करता है, हाकिस बोलते हैं इसको। ब्याज दरों में कमी कर देना, क्या ब्याज दरों में कमी करने से अगर ब्याज दर कम हमें मिलेगा तो संकुचनकारी मुद्रा होगी। ब्याज दर कम कर दोगे तो लोग पैसा नहीं जमा करेंगे, और लोग पैसा नहीं जमा करेंगे तो अगर देखो मान लिया ब्याज दर कम मिल रहा है किसी को, तो ब्याज दर कम मिल रहा है तो लोग पैसा नहीं जमा करेंगे, तो विस्तारवादी नीति हो जाएगी। ब्याज दरों में कमी कर दोगे तो पैसा उन्हीं के पास रहेगा, तो वो पैसा जमा ही नहीं करेंगे, तो विस्तारवादी नीति हो जाएगी। तो पहला गलत हो सकता है। आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि, आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि कर दो कि आरक्षण जो है ज़्यादा 18% कर रहे हैं तो 20% तो ऋण नहीं जाएगा, तो इससे पैसा वृद्धि नहीं होगा, तो ये संकुचनकारी क्रिया है, ये सही है। सरकारी बॉन्ड का विक्रय, सरकारी बॉन्ड को बेचोगे तो पैसा और आ जाएगा, तो केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। विस्तारवादी नीति में क्या क्या करेंगे, प्रतिभूतियों का क्रय कर देंगे, अगर बेचेंगे तो प्रतिभूतियों को बेचेंगे, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय प्रतिभूतियाँ खरीदेंगे, पैसा देंगे उनको, तो विस्तार पैसा जाएगा बाजार में। ब्याज दरों में कमी, ये सब संकुचनकारी में, ये सब तो आसान है। 24 का ए, 24 का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर तो पहले नकल हो जा रहा है। निम्नलिखित विचार कीजिए। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियों दोनों को हटाकर ज्ञात किया जाता है। सही बात है। प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देयताओं को घटाने पर प्राप्त होता है। ये गलत है। क्यों गलत है, इसको देख लेते हैं आंसर। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो उसे घाटा कहते हैं, बजटीय घाटा। और राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर जितने भी प्राप्ति होती हैं उनका अंतर होता है। सकल राजकोषीय घाटा में कुल व्यय जो होता है वो राजस्व प्राप्तियाँ माइनस ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ, जहाँ गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ हैं जो ऋण ग्रहण से अंतर्गत नहीं आती है, इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती, इसलिए कथन एक सही है। सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है, सकल राजकोषीय घाटा में से निवल ब्याज दायित्व को जब हम घटाते हैं, निवल ब्याज दायित्व क्या होता है, निवल ब्याज दायित्वों में निवल घरेलू प्रदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों में ब्याज अदायगी करने पर शेष राशि आती है। इन सब का डिटेल वीडियो आप लोग देख लेना, क्योंकि इसमें जो है सकल फार्मूला जो मैं बता दिया हूँ इसमें कि जो सकल प्राथमिक घाटा होता है वो सकल राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज दायित्व, इसको थोड़ा इंग्लिश में देखना अच्छा होता है। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कहना क्या जाता है, जैसे कि मैंने इंग्लिश में इसको पढ़ा है ना तो उतना समझ में नहीं आ रहा। फिर भी जो है आप आंसर चेक कर सकते हैं इसमें कि जो सकल राजकोषीय घाटा में से जब हम निवल ब्याज दायित्व घटा देंगे। अब निवल ब्याज दायित्व क्या है, निवल ब्याज दायित्वों में निवल घरेलू प्रदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों से ब्याज अदायगी करने पर शेष राशि आती है, इसलिए 2 सही नहीं है। और वहाँ क्या लिखा था, हम निवल ब्याज घटाएंगे ना कि सकल ब्याज, यहाँ सकल ब्याज देवताओं को घटाने पे लिख रहा है, देवताओं ना देवता। बाकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी के बारे में पूछ रहा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, ये सही है। इन बॉन्ड का मूल सोने के मूल संबंध होता है, ये सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इनका व्यापार होता है, दोनों पर व्यापार होता है। क्या C25 का डी है भाई, 25 का डी मतलब कौन सही नहीं है, कौन मतलब सभी तीनों सही हैं, ये भी सही है 25 का डी। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कितने सरकार के लिए कर राजस्व के स्रोत होते हैं। कर राजस्व 2 स्रोत होते हैं, कर राजस्व, एक गैर कर राजस्व, एक कर राजस्व। तो देखो कर राजस्व व्यक्तिगत आय क्या कर राजस्व है, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन क्या कर राजस्व है, अन्य देशों से आयात क्या कर राजस्व सरकार के लिए कर राजस्व स्रोत हो सकते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क क्या वो कर राजस्व के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं 26 नंबर का, 26 का आंसर हो जाएगा सी मतलब केवल 3 हो जाएगा आंसर। राजस्व प्राप्तियां में प्राप्तियां होती हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें गैर प्रदेय कहा जाता है। इन्हें कर तथा गैर, चलो इसको हम बाद में कर लेंगे, 26 नंबर से बाद में किया जाएगा, थोड़ा ही